सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आपकी अभी 10वीं की एग्जामिनेशन और 12वीं की एग्जामिनेशन कुछ बच्चों के लिए वो नज़दीक आ रही है। और यार मतलब काफ़ी सारे बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रखी होगी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे यार जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है। और एग्जामिनेशन क्योंकि नज़दीक है तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यार कि किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस आते तो हैं बट वो अटेम्प्ट करते हैं, और स्कूल में भी उन्होंने देखा होगा कि उन्हें मार्क्स उतनी अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती। तो आज की इस वीडियो में यार मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक टॉपर अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करता है, किसके सामने, एग्जामिनर के सामने जो उनकी एग्जामिनेशन लेने वाला है। देखो एक बात तो हमें समझना पड़ेगा कि जब आपके जैसे लाखों बच्चे और भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एक टीचर के पास बहुत सारे कॉपीज आते हैं चेक करने के लिए, तो उनके पास ये तो वक्त नहीं यार कि आपके हर एक लाइन को एक एक करके पढ़े। तो वो किन चीजों का ध्यान देते हैं और किस तरीके से आप लोगों की कॉपी चेक होती है और कैसे आप उनके मेंटलिटी के साथ खेल सकते हैं, वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूं। साथ में आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे अगर आप लोगों को लास्ट में अगर आप किसी दौरान फंस भी जाओगे तो उस दौरान आप लोगों को कैसे उस चीज से बाहर आना है, ओवरकम करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी 100 की एग्जामिनेशन होने वाली है, मुझे 70 आ सकते हैं, 75 आ सकते हैं, 80 आ सकते हैं, तो 5 से 10 नंबर आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो भी आप लोगों को इस वीडियो के दौरान पता है। एक आम बच्चे में या फिर जो बच्चे को अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन पे आता है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि वो टाइम को किस हिसाब से यूटिलाइज करता है। वो टाइम यूटिलाइजेशन आप घर पे भी सीखते हो, जब आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करते हो, तो वो सारी चीज़ें आप घर पे सीखते हो। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन पे जाते हो यार, तो आपको वहाँ पे 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो उस टाइम पे आप लोगों को क्वेश्चन सिलेक्शन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो। आपके पास वहाँ पे सपोज 2-3 ऑप्शंस नजर आएंगे। एक ऑप्शन में होगा जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल आंसर लिखने होंगे, और एक ऑप्शन में होगा जहाँ पे आप लोगों को न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। कई सारे बच्चे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो, वेल एंड गुड, अच्छी बात। लेकिन अगर आपको ट्राई करें कि अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस कम हो जाती हैं कि आपके वहाँ पे मार्क्स कटेगी। आप लोगों को टॉपर की आंसर शीट दिखा रहा हूँ, है ना, वीडियोज़ में भी कहा हूँ कि आप जितना पढ़ के जाते हो उसकी तो इंपॉर्टेंस होती है यार। 50% इंपॉर्टेंस उस चीज़ की होती है कि आप कितना पढ़ के जा रहे हो, लेकिन आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपने पेपर को, उसकी भी 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये टॉपर की कॉपी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, या फिर बहुत सारे सैंपल पेपर वगैरह आते हैं दिशा पब्लिकेशन की तरफ से, वहाँ पे भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल सकती है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक चीज़ गौर करना कि जितने भी आंसर को टॉपर ने लिखा है वो टॉपर ने क्या क्या चीज़ें करी है। हम लोग सबसे पहले ये चीज़ को देखते हैं और क्यों उसे 100% मार्क्स मिली है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो बच्चे ने यार, जो भी बच्चा ये टॉपर है हमारा, ये बच्चे ने नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट किया लिखने को। अच्छा, इसकी राइटिंग ऐसी नहीं है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड राइटिंग है, बट इसने जो भी आंसर को लिखा है उसे साफ साफ लिखने की कोशिश की है। और कहीं पे भी अगर आपका गलती होता है बाई चांस आई एम सेइंग, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे कट कर देना। कहीं पे भी गलती हुई, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके और आप लोगों को आगे चले जाना स्टार्ट किया है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक नंबर से ही स्टार्ट करो, आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करो, डजेंट मैटर। लेकिन आप जहाँ से भी स्टार्ट करो उस सेक्शन की क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे देखो यार, इस टॉपर ने जो कॉपी को लिखा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जहाँ पे भी आए हैं उसे उसने अंडरलाइन करने की कोशिश की है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो। तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स जहाँ पे भी आई है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स को इसने अंडरलाइन करने की कोशिश की है। तो क्वेश्चंस, जब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे जहाँ पे ग्राफ की जरूरत होगी भी नहीं, लेकिन अगर आप वहाँ पे ग्राफ बनाते हो तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। और खास करके जो टॉपर्स होते हैं यार, वो ज़्यादा से, आप भी पेपर में देख रहे हो कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो ग्राफ आप जब बनाते हो तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट टीचर के दिमाग में पड़ता है ना। जैसे कि और एक चीज़ है यार, जैसे काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया हम लोग को क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन देना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो क्वेश्चन के नीचे अगर आप अंडरलाइन देते हो तो वो बेनिफिशियल चीज़ होती है। मतलब अगर आप देते हो तो हर एक क्वेश्चन पता चलता है कि ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद आपने दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। एक चीज़ और, ऐसा आप लोग दिमाग में बिल्कुल लेके मत चलो कि ठीक है भाई मुझे पेज बचाने हैं, मैं एकदम सटा के चीज़ों को लिखूं। कई सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पता है? कई सारे बच्चे ये करते हैं कि जो चीज़ें उसको नहीं आती है उन चीज़ों को वो पूरी कंप्लीटली छोड़ के आ जाते हैं। अरे भाई, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रही है, डजेंट मैटर वो आपको आती है नहीं आती है, आपको ये कोशिश करना है कि उस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करके आऊँगा। हो सकता है कि वो गलत हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन मुझे अटेम्प्ट करना है। और ध्यान रहे, स्टार्टिंग आप उन्हीं क्वेश्चन से करें जिन क्वेश्चन पे आप 100% कॉन्फिडेंट हो, और जिन क्वेश्चन पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है उन्हें बीच में लिखने की कोशिश करें, है ना। जैसे कि आप इन टॉपर की क्वेश्चंस जो कॉपी है यार, उस कॉपी को आप देखो किस तरीके से लिखा है। एक और चीज़, जैसे कि सब हेडिंग और सब हेडिंग। सपोज एक क्वेश्चन यहाँ पे है, उस क्वेश्चन में मैंने लिखना है सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉस, है ना। तो कई सारे बच्चे क्या करेंगे ना, पैराग्राफ में लिख देंगे। अरे भाई, पैराग्राफ में अगर लिखोगे तो क्या टीचर के पास उतना समय है कि वो सारे पैराग्राफ को आपका पढ़े?
वो देखेगा कि बहुत बड़ा पैराग्राफ है और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा, वो देखने में वो भाई 5 नंबर की क्वेश्चन होगी या 4 नंबर की क्वेश्चन होगी, वो 3 नंबर देख के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हो और पॉइंट में भी अगर आप सब पॉइंट बना देते हो, जैसे इसने लिखा है यहाँ पे देखो, है ना, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखो रेजिस्टिव लॉसेज, फ्लक्स लीकेज, हिस्टेरिसिस लॉस, तो टीचर बस देखेगा कि ठीक है भाई इसने रेजिस्टिव लॉस लिखा है, फ्लक्स लीकेज लिखा है, हिस्टेरिसिस लॉस लिखा है, तो भाई ठीक है इस बच्चे को नॉलेज है और 4 पॉइंट्स लिखा है, 4 मार्क्स की क्वेश्चन थी, ठीक है मैं 4 मार्क्स देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। कि तुम कोई भी फॉर्मूला को यूज कर रहे हो, कोई भी फॉर्मूला को आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे बताओ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आई है, गिवन कंडीशन क्या दी गई थी, है ना, और इस फार्मूला को आप कहाँ से लेके आ रहे हो, उसमें जो भी फार्मूला आप डिनोट कर रहे हो उस फार्मूला का मतलब क्या है। अरे V मैं यूज़ कर रहा हूँ तो V क्या है, वोल्टेज रेटिंग है। P1 मैं यूज़ कर रहा हूँ तो P1 क्या है, पावर ऑफ बल्ब 1 है। तो इन सारी चीज़ों को लिखते हो ना तो मतलब टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देखो इस बच्चे ने n यूज़ किया है तो n के बारे में बताया कि क्वांटम नंबर है कि नहीं, और आप यहाँ पे n को लिखोगे नहीं, आप छोड़ दोगे, n के बारे में बताओगे नहीं, तो टीचर तो यहाँ पे नंबर काटेगा ही काटेगा यार। देखो 90 मार्क्स लाना और 95 प्लस मार्क्स लाना, उसमें एक छोटी सी बैरियर होती है, और उस छोटी सी बैरियर को अगर आप चाहते हो कि क्रॉस करो तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल एकदम बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन आप जो चीज़ें लिख रहे हैं वो चीज़ें सारी मतलब टीचर को दिखनी चाहिए साफ साफ। इस बात को मैं कैसे बोल सकता हूँ, एग्जामिनेशन आपकी कैसी भी गई हो, लेकिन आप लोगों को लास्ट में ये मेक श्योर करना है कि किसी भी हिसाब से मेरे पास 10 से 15 मिनट बचे, जिन 10 से 15 मिनट में मैं लास्ट की शुरुआत के मैंने 10 से 15 मिनट में अपने क्वेश्चंस को चेक किया कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, और लास्ट के 10 मिनट में मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरे से कोई क्वेश्चंस मिस तो नहीं होगी, या फिर कहीं पे भी मैंने कोई जो डेटा लिखा है क्या मैंने वो डेटा में कहीं कुछ मैंने गलतियां तो नहीं करी है। एक टॉपर जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं वो कम से कम आधा घंटा लेके चलता है कि मुझे लास्ट के 30 से 35 मिनट में मुझे ये देखना है कि क्या कोई क्वेश्चंस मुझसे छूटे हैं। गलती से मैं कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चंस के बीच में कोई एक और क्वेश्चंस रहता है जिसे आप मिस कर देते हो। मेरे साथ भी हुआ था मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में, मैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था, और मैंने पहले ही बताया कि मेरे 95 मार्क्स मैथमेटिक्स में आए, तो शायद अगर मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देता तो वो सही होती तो मुझे 96 मार्क्स आ जाते, है कि नहीं। तो ये चीज़ के लिए आपके पास लास्ट पे वक्त मिलना चाहिए जिसपे आप रिव्यू कर सको कि जिस चीज़ को भी मैंने बनाया है क्या मैंने उसे सही बनाया है या फिर गलत बनाया है, और ये चीज़ें आम बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को दिमाग में क्या होता है यार कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपको नहीं आ रहा, बस आपको इतना ही पता होता है कि यार वो किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछी गई है। जैसे कि यार आप लोगों को मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एग्जामिनर के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आपके हर एक चीज़ को वो डिटेल में देखे। पहली बात तो ये कि आप सारे क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बच्चे बोलते हैं कि भैया मैं तो कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, और यही एक रीज़न होता है कि आपके ना मार्क्स वो कट, मतलब कि आपको मार्क्स आएंगे ही कैसे अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ही नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि टीचर को ये बात पता होता है कि जितने क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए और आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। तो कुछ क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चन में उनके दिमाग में भी ये चीज़ें रहती है कि अगर बच्चा अगर अटेम्प्ट ठीक से नहीं कर पाता है तो मैं उसे ग्रेस मार्क दे दूंगा, ये चीजें उनके दिमाग में चल रही होती है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, सपोज एक क्वेश्चन आपको अल्टरनेटिंग करंट से आती है और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन आपको उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको आती है वो सारी चीजें लिख दे, और साथ में जो रिलेटेड आपको ग्राफ्स दिमाग में आ रही है उस चीज को लिख दे। जरूरी नहीं है कि वो चीजें आपकी करेक्ट आंसर हो 100%, लेकिन आपको जो भी नॉलेज है उससे रिलेटेड आपको जो भी नॉलेज है कोशिश करें कि उस आंसर में आप लोग पुट कर दें। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों को 4 मार्क्स की क्वेश्चन होती है तो 2 मिल जाते हैं, अगर टीचर को ज्यादा आंसर पसंद आ जाता है तो आपको 3 मार्क्स भी मिल जाती है। चलो इस सारे चैप्टर की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसके एटलीस्ट फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना। तीसरी चीज ये है कि जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो यार, जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, एक बात ध्यान रखना कि उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा आप ग्राफिकल दिखा सको, जितना ज्यादा से ज्यादा आप अट्रैक्टिव दिखा सको अपने कॉपी को। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया था कि टॉपर किस तरीके से अपने कॉपी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसे कि मैं अपने आप के बारे में बताता हूँ यार, मेरे फिजिक्स में 95 मार्क्स थे, मैथमेटिक्स में 95 मार्क्स थे और केमिस्ट्री में भी 95 मार्क्स थे। और मतलब मैं इससे ज्यादा अच्छा ला सकता था, बट ठीक है 95 मेरे मार्क्स थे। तो मेरी एक कोशिश होती थी यार कि मैं जो भी क्वेश्चन बनाऊं, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी ग्राफ मुझे अगर दिमाग में आ रहा होगा तो मैं उस क्वेश्चन के नीचे वो ग्राफ जरूर से जरूर बनाता था और उस ग्राफ को अच्छे तरीके से मतलब डिनोट करता था कि ठीक है भाई ये लैम्डा है, ये आई है, ये वी है, ये स्लोप है, ये कर्व इस तरीके से मुड़ रही है, ये क्यों मुड़ी, ये कट ऑफ वोल्टेज है। जो भी चीजें होती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, जहां पे भी मुझे ऐसा लगता था कि ग्राफ मैं बना सकता हूं, मैं ग्राफ बनाता था। क्योंकि एक टीचर जब भी क्वेश्चन को देखता है यार, तो वो आप किसी और के पेपर के हिसाब से आपकी पेपर अलग हुई है या नहीं हुई, इस चीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है।
है ना। और काफ़ी कई बार क्या होता है ना कि बच्चे जैसे कि शुरुआत में आप लिखना स्टार्ट किया, आपकी बहुत अच्छी क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो क्वेश्चंस को आपने लिखना स्टार्ट किया और टीचर को बहुत ज़्यादा पेपर पसंद आ गया। हो सकता है कि आपने लास्ट में कुछ ऐसे आंसर लिखे हों जो कि जिसमें आप भी बहुत ज़्यादा श्योर ना हो, लेकिन टीचर को शुरुआत के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा पसंद आ जाते हैं कि होता है ना कि कोई कोई पेपर आपका पसंद आ जाता है, आपका राइटिंग पसंद आ जाता है, आपका राइटिंग स्किल पसंद आ जाता है, तो उस जगह पे भी आप लोगों को जहाँ पे आपके आंसर उतने अच्छे नहीं भी है, 19 भी है, 18 भी है 20 में से, तो आपको मिल जाते हैं यार फिर वहां पे मार्क्स। बात समझ में आ रही है? तो कोशिश करो कि ग्राफ्स ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रखो और जहां पे ग्राफ्स को आप बना सकते हो उस जगह आप ग्राफ्स जरूर से जरूर बना। चीजों को अगर आप एग्जामिनेशन पे ध्यान दोगे तो मेरे हिसाब से आपकी एग्जामिनेशन काफी अच्छी जा सकती है यार।